वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ योगेश। और आज हम शुरू करेंगे क्लास सिक्स के फिफ्थ चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण। ये इसका पार्ट 2 है। अभी तक इस चैप्टर के हम लोगों ने आधा से ज़्यादा पार्ट को कवर कर लिया है। अब हमें ये पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग यहाँ से चर्चा करना है। तो ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, इनके बारे में हम जानते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में चर्चा किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी द्वारा इन्हें देख लेते हैं। अब हम एक्टिविटी 7 देखते हैं। जैसे रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इससे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। आप रेत और नमक के मिश्रण को हाथ से बीनकर तो अलग नहीं कर सकते। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देख सकते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ गया। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब जब रेत नीचे बैठ गया तो इसे निस्यंदन या निस्तारण विधि द्वारा आप निस्तारण करेंगे तो उसे बिना हिलाए आराम से निकाल सकते हैं पानी को, और निस्यंदन करेंगे तो उससे भी छन जाएगा पानी। निस्तारण द्रव में क्या हो निस्तारित द्रव में क्या है। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था, लेकिन अभी नमक अलग नहीं हुआ है, रेत जबकि अलग हो गया। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते देखते हैं। जब आप बचा हुआ जो जल है उसमें अब नमक बचा और जल बचा है, उन्हें पृथक करने के लिए आप केतली में उसको भरिए और उसे गर्म करिए, तो केतली द्वारा भाप निकल जाएगा, उसमें बचा हुआ नमक रह जाएगा, जैसे यहाँ से चित्र में दर्शाया है। जैसे कि ये गर्म कर रहे हैं तो इधर ऊपर बर्फ़ रखें जिससे संघनित हो जाए और ये पानी के रूप में फिर से यहाँ पे मिल जाए वापस। और इसमें जब पानी पूरा निकल जाएगा तो शेष नमक रह जाएगा। वाष्पन तथा संघनन, ये संघनन कर रहे हैं जिससे तुरंत फिर से पानी मिल जा रहा है। अब वही आगे से फिर बताया। एक धातु को प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया है। आप क्या देखते हैं। केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। केतली से जो जितना उसमें जल है वो सारा भाप में बदल जाएगा, और भाप ऊपर द्रव रखा है तो वो रखा है, मतलब बर्फ़ रखा है, तो संघनित होकर फिर से जल में परिवर्तित हो जाएगा। जब आप बर्फ़ को ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल में बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, संघनन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया है उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल को बूंदों को देखा है। आपने कभी अगर दूध गर्म करने के बाद देखा होगा तो उसके ऊपर जो प्लेट रखी होती है उस पर भी संघनन के कारण जो ऊपर पानी के बूंदें या लगी रहती हैं जो वाष्प के द्वारा उड़ के चली जाती हैं। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है। जब सारा जल वाष्प में बदल जाएगा तो उसमें जो बचा हुआ नमक है वो अलग हो जाएगा। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक को पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक को संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। अब इसने क्या किया, पूरे रेत में अत्यधिक मात्रा में नमक मिला दिया है, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाई। इससे कहाँ त्रुटि हुई। अब देखते हैं, अगर अत्यधिक नमक मिला गया तो वो सॉल्यूशन में नमक घुलेगा ही नहीं, तो उसे रेत से भी और जल से भी अलग करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको हम आगे देखते हैं, इसे कैसे अलग किया जा सकता है।
क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? नहीं घोल सकता, क्योंकि वो जब तक मतलब आप चाहे जितना मिला देंगे तो वो नहीं घुल जाएगा, वो भी एक अपना संतृप्त संतृप्त जगह या संतृप्त विलयन बनकर रुक जाएगा। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसे विलेयी बोलते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा? तो आगे हम ये देखते हैं, एक्टिविटी 8 में देखते हैं, अगर उसकी मात्रा, अगर जो विलेयी है विलयन है उसकी मात्रा बढ़ाया जाए तो क्या होगा। विलेय की मात्रा अगर बढ़ाते जाए विलयन में तो क्या होगा। जैसे उसने नमक की मात्रा बढ़ा दी है। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच, एक नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, एक चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए, मतलब मिलाते रहिए जब तक ये पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए तथा भली भांति विलोड़ित कीजिए। अब उसमें और एक चम्मच नमक डालिए और उसे मिलाइए। इस प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते रहिए और उसको मिलाते हुए घोलते रहिए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाते हैं। जब वह विलयन मतलब वह नमक तब तक घुलेगा जब तक वह संतृप्त विलयन नहीं बन गया है। संतृप्त विलयन बनने के बाद वो आगे उसमें नहीं घुलेगा। यदि उसके मतलब फिर वो नमक उसी रूप में बना रहेगा। यदि हाँ, तो इसका यह अर्थ हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब वो अपने वो अवस्था प्राप्त कर लिया है जिसके आगे वो नहीं घुल सकता। ठीक है, जैसा कि मैंने संतृप्त विलयन के बारे में पहले बताया। संतृप्त विलयन क्या है? अगर जिसमें और अधिक पदार्थ ना घोले जा सके, जिसके घोलने की शक्ति खत्म हो चुकी हो। ठीक है, यहाँ एक संकेत है जो बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अत्यधिक मात्रा में उसको नमक को मिलाया। अधिक मात्रा में मिले हुए नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेयी नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या को हल कर सकती है। अगर वह जितना जल है उसमें और अधिक मात्रा जल बढ़ा देगी तो वो उसमें घुल जाएगा। फिर वो पुरानी विधि द्वारा इसे अलग कर सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, तब आप क्या करेंगे? क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल को उसी मात्रा से संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले ही अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता में इसका प्रयास करें। अब हम आगे देखते हैं कि अगर उसके पास पानी भी कम है और अगर यह पदार्थ बन चुका है तो वो कैसे इसे पृथक्करण करेगी, कैसे इनको अलग करेगी। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और गर्म कीजिए। ठीक है, अब जो वो मात्रा है, मतलब जब तक नहीं घुला है, अगर उसके बाद अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसमें घुल जाएगा। मात्रा नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुला हुआ है? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म कीजिए, इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। अब उसमें नमक मिलाते रहिए और उसे गर्म करेंगे तो वो उसमें घुल जाएगा। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थ को समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्योंकि मतलब नमक को घुलने की अपनी अलग वो है, मतलब उसकी अलग मात्रा है। अगर और कुछ आप उसमें अलग मात्रा बनेगी। जैसे एक्टिविटी 10th में हम देखते हैं, ये समझाया गया है। जैसे 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालिए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। एक एक चम्मच की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहिए। जब तक वह अपना संतृप्त विलयन वो न बन जाए तब तक वो नमक की मात्रा डालते रहिए।
नमक के चम्मचों की संख्या, सॉरी एक सेकेंड, नमक के चम्मचों की संख्या जो घोली गई है उसको सारणी 5.2 में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे सारणी दी है, आपने कितने चम्मच नमक डाले हैं उसको घोलने के लिए, जब तक वो संतृप्त नहीं हुआ है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। इस क्रिया जो यह एक्टिविटी आप दूसरा जो कप लिए हैं उसमें आप यही चीज़ चीनी डालकर एक एक चम्मच डालिए। क्या आपको जल में विलीन अन्य पदार्थों से भी, अगर आपके पास और कोई पदार्थ है तो उससे भी आप दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 से आप यह जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आपने पाया कि जल में विभिन्न पदार्थों की, एक सेकंड शायद नीचे छूट गया क्या, नहीं छूटा नहीं है, हम यहीं से देखते हैं। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलीन अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हाँ, आप चीनी को घोलेंगे तो उसके लिए अलग मात्रा होगी, नमक को घोलेंगे तो उसके लिए अलग मात्रा होगी, अन्य कोई पदार्थ घोलेंगे तो उसके लिए उसकी अलग मात्रा प्राप्त होगी। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ के द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। समझ गए? जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, यदि विलयन में और पदार्थ ना घोले जा सके तो वह संतृप्त विलयन बन जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के हम कुछ जो हमने पढ़े हैं उसके कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं। मंथन, मंथन मतलब क्या? मंथन मतलब हिलाना या घोलना। और संघनन, संघनन मतलब क्या? जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। जो वाष्प है उसको द्रव बनाने की प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। अब ये निस्तारण क्या है? अवसादित मिश्रण, अब ये निस्तारण, जो अवसादित मिश्रण है को बिना हिलाए पृथक करने की प्रक्रिया को निस्तारण करते हैं। जैसे कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप शुरू से देख लीजिए, लेकिन जैसे प्रमुख शब्द, हमारी यह चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है तो हम उसके प्रमुख शब्द देख लेते हैं। अब वाष्पन, वाष्पन क्या है? जल का वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन बोलते हैं। और अब निस्यंदन, निस्यंदन क्या है? ये फिल्टर करते हैं, जैसे फिल्टर करना ही निस्यंदन कहलाता है, उसे फिल्टर द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को। और हस्तचयन, हस्तचयन मतलब कि हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना, हाथ द्वारा चुन के अलग करने की प्रक्रिया को हस्तचयन बोलते हैं। संतृप्त विलयन, जैसा कि यहाँ ही हमने देखा, यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो उसे संतृप्त विलयन कहलाता है। अवसादन, अब अवसादन क्या है? भारी अवयवों जो होते हैं उन्हें अवसादित पदार्थ बोलते हैं, जो कि घोलने पर तली पे बैठ जाते हैं, उन्हें अवसादन बोलते हैं। ठीक है, अब चालन, चालन मतलब कि वही चलनी या छन्नी। विलयन, अब विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, थ्रेसिंग, अब थ्रेसिंग क्या है? सूखे पौधों से अनाज पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। और निष्पावन क्या है? पवनों द्वारा या हवा के द्वारा जो उसमें अशुद्धियां हैं उसे अलग करने की प्रक्रिया, अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का हमने प्रमुख शब्दावली देख ली और चैप्टर का सारांश देख लेते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। जैसा कि हमने पूरे चैप्टर में देखा, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों को आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और इस विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। जब तली में बैठ जाते हैं तो उन्हें बिना हिलाए पानी को निकाल लिया जाता है और फिर उन्हें अलग कर लिया जाता है। इसे निस्तारण विधि बोलते हैं। हम आगे देखते हैं।
द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है, जैसे उन्हें फिल्ट्रेशन द्वारा भी अलग किया जा सकता है। अब द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। द्रव को उसी जो द्रव है उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि को उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है, जैसे हमने नमक और पानी के मिश्रण में किया था। जब विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके तो उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या है? जब पदार्थ में और अधिक विलयन ना घुल सके, जब और अधिक पदार्थ ना घुल सके किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, जैसा कि हमने लास्ट वाला जो एक्टिविटी था उसमें देखा, जब नमक को अलग करना था। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं होती हैं। जल की उसमें घुलने की अलग अलग मात्रा अलग अलग पदार्थों के लिए प्राप्त होती है, जैसे कि हमने चीनी का देखा, चीनी के लिए अलग मात्रा प्राप्त होगी और नमक के लिए अलग। ठीक है, ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसकी एक रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे धान के दानों की डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलिए तो मलाई उस पर रहती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्यंदन। ठीक है, अब समुद्र के जल से नमक को प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्र के जल से वाष्पन प्रक्रिया द्वारा जल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब हम घ देख लेते हैं लास्ट। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तल में बैठ जाती हैं, जिसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की विधि को क्या कहते हैं? इसमें उपयोग वाली पृथक्करण की विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।